हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे तरीके से सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स सीडीपी के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए आप इसको 50 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। हमारा फर्स्ट प्रश्न होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ सीडीपी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आज मैं लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट कहिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पे आज डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न होगा फ्रेंड्स कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। बिल्कुल याद रखिएगा ये पॉइंट, इसे स्टार मार्क लगा के नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने बार सीटेट में पूछे जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है, तो स्टैनले हॉल ने। ये दोनों क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था को। और यहाँ पे ठीक उसी चीज़ों को उलट के पूछा है, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है, तो स्टैनले हॉल ने। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिए आप सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सिगमंड फ्राइड को। अगला प्रश्न है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है, तो 90%। 90% तक विकास जो है 6 वर्ष की आयु तक बालक का हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। ऊपर के क्वेश्चन में 6 वर्ष तक पूछ रहा है और यहाँ 10 वर्ष तक पूछ रहा है, तो एक 10 वर्ष तक के बालक का विकास जो है लगभग 90% हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है, तो बाल्यावस्था में जो है एक बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 होती है। चलिए फ्रेंड्स हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को तो हमने समझ लिया फ्रेंड्स कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है, तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक होती है। और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो काफ़ी सारी हड्डियां जो है फ्रेंड्स एक दूसरे से जुड़ जाती है, और वयस्क होने तक जो है परफेक्ट 206 हड्डियां बचती है। एक मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। लेकिन बचपन में बाल्यावस्था में जो है 270 से 350 तक हड्डियों की संख्या होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो मैकडूगल ने। मौ से मूल और मौ से मैकडूगल, ये ट्रिक है याद रखने का। मौ से मूल और मौ से मैकडूगल, मौ से मूल और मौ से मैकडूगल। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संवेग क्या है, संवेग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा, मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे कि क्रोध और खुशी। जैसे कि हम किसी अवसर पे खुश होते हैं तो वो क्या है, हमारे मन से जो उत्तेजित भावना होती है, जैसे कि हंसना, रोना, गुस्सा होना, ये सब क्या है, ये मन की उत्तेजित दशा को बतलाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया, तो कॉल रोजर ने। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया, कॉल रोजर ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा फ्रेंड्स, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए आप इसको। फीमर जो जांग में होती है, जांग नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे जांग होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक, जांग में होती है, हमारे जांग में थाई में जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है फ्रेंड, फीमर हड्डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न होगा फ्रेंड्स कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो स्टेपिज। शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसको क्या कहते हैं, स्टेपिज कहते हैं, जो कि हमारे कान में होती है। कहाँ होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो है हमारे कान में होती है। ओके, अगला प्रश्न, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी, तीनों हड्डी के बारे में हमने जान लिया। तो सबसे मजबूत हड्डी जो है मंडीवल है। क्या है, मंडीवल, जो जबड़े में होती है। कहाँ होती है, जबड़े में। देखिए मौ से मजबूत और मौ से मंडीवल, ऑप्शन में आप इसको आराम से खोज सकते हैं इस ट्रिक से। मजबूत और मंडीवल का कनेक्शन बना के रखिए कि मजबूत हड्डी का नाम है मंडीवल, जो हमारे जबड़े में होती है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मंडीवल हम जो है हमारे सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है, मंडीवल है, जो हमारे जबड़े में होती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है, तो हल्का गुलाबी। ठीक है फ्रेंड्स, हल्का गुलाबी होता है जन्म के समय एक नवजात शिशु का जो त्वचा का रंग है, कलर है, वो हल्का गुलाबी होता है। लेकिन 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। बच्चे के जन्म से ठीक 15 दिन के बाद जो है बच्चे का अस्थायी कलर पता चल जाता है कि बच्चा काला है या गोरा है या गेहुआ कलर का है। ठीक,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे सोता है, लेकिन वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को क्या करता है? घुमाता रहता है। आप लोगों ने छोटे शिशु को, नवजात शिशु को अपने घर में देखा होगा फ्रेंड्स, कि वो नींद में भी सोया रहता है, तो थोड़ी-थोड़ी देर में सुगबुगाहट होती है, वो सुगबुगाते रहता है, इधर-उधर अपने हाथ पैर को घुमाता है, ठीक है? तो वही यहाँ पे है कि 18 से 20 घंटे सोता है, परंतु हर 2 घंटे में जो है अपनी मांसपेशियों को घुमाता रहता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो 25%। कितना परसेंट? 25%। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो हमारे एरिया में है, ये स्कूल रहा, कोई भी प्राइवेट स्कूल जो हमारे एरिया में है फ्रेंड, तो उसके अगल बगल के जो पड़ोसी गाँव है, जिस मोहल्ले में, जिस गली मोहल्ले में वो स्कूल है, जिस एरिया में है, तो अगल-बगल के जितने पड़ोसी हैं, तो उन्हीं को ये अधिकार है कि अगर यहाँ से बच्चे नहीं आते हैं, तब किसी दूसरे इलाके के बच्चे उस 25% में एडमिशन ले सकते हैं, जो फ्री में एडमिशन होता है। स्कूल वालों को 25% जो सीट है रिज़र्व रखना होता है गरीब बच्चों के लिए। स्कूल के आस-पास के एरिया के पड़ोसी बच्चे को जो है फ्री और निःशुल्क जो है एडमिशन देना होता है, ठीक है? पहले तो लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन अब जो है डीएलएड और बीएड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट अब जागरूक हो चुके हैं, ठीक है? तो इसका पूरा लाभ भी उठा पाते हैं। आप लोगों के भी अगल-बगल में अगर कोई स्कूल इस प्रकार की प्राइवेट स्कूल है और आपके घर में बच्चे हैं, तो आप फ्री एडमिशन दिला सकते हो। इसकी शर्त ये होती है फ्रेंड कि लाल कार्ड जो है, लाल कार्ड आपके पास होना चाहिए। कौन-सा कार्ड? लाल कार्ड। एक राशन कार्ड होता है लाल कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए, तभी एडमिशन आराम से हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जड़ बुद्धि कहलाता है। 25 से जिस बालक का जो है 25 से जो है बुद्धि लब्धि कम है, 25 से कम है, उसको क्या कहते हैं? जड़ बुद्धि कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 20 से, मतलब ये तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होगा? हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का कितना भार होता है, ठीक? तो इसका आंसर होगा लगभग 1260 ग्राम, यानी कि 1 केजी 260 ग्राम। 1 केजी 260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, यानी कि 1 केजी 400 ग्राम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत फ्रेंड्स कार्ल रोजर ने दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो है फ्रेंड्स, ये पियाजे की थ्योरी से है। किसकी थ्योरी से? पियाजे की थ्योरी से। पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेज को, 4 अवस्था को बताया है। सबसे पहला है संवेदीगामक, ठीक है फ्रेंड्स? सबसे पहला स्टेज होता है क्या? संवेदीगामक, संवेदीगामक अवस्था, ठीक है? उसके बाद होता है मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? तीसरा हो जाएगा आपको अमूर्त, मूर्त के बाद क्या हो जाएगा? अमूर्त, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद आता है एक फोर्थ औपचारिक संवेदी, औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक? तो उसी की अवस्था से ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, और मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से, ठीक है? ये सृजनात्मकता जो है ना फ्रेंड्स, ये सृजनात्मकता हमेशा अपसारी चिंतन से रिलेटेड है। सृजनात्मकता बोले तो अपसारी चिंतन, ठीक? जहाँ भी सृजनात्मकता आएगा वहाँ पे अपसारी चिंतन आंसर होगा, और जहाँ भी अपसारी चिंतन के बारे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उस ऑप्शन में आपको सृजनात्मकता देखने को अवश्य मिलेगा। ये दोनों आपस में इंटर कनेक्टेड है। चलिए अब है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो साहब ने कहा था कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता जो है उसके सफल जीवन का मूल आधार है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन कहेंगे। किसी बच्चे में अगर चिंतन करने के सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे हम? तार्किक चिंतन कहेंगे। और तार्किक चिंतन कब स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक, ठीक है? 2 से 7 वर्ष तक जो है तार्किकता का अभाव होता है। जब 7 से 12 की स्टेज शुरू हो जाती है, 7 से 12 की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो यहाँ से बच्चा
क्या करने लगता है, मूर्त रूप से, तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की प्रधानता बढ़ती है। बच्चे की आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हमने सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया फ्रेंड्स, ताकि काफ़ी कम समय में आप लोगों का ढेर सारा क्वेश्चन जो है कवर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को देखते हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, स्किप ना करो, स्किप करोगे तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये सारे चुनिंदा प्रश्न है फ्रेंड, जो काफ़ी संभावना है आपके सीटेट की एग्जाम में पूछे जाने की, क्योंकि आप लोगों की सीटेट की एग्जाम अब शिफ्ट वाइज हो रही है फ्रेंड्स, तो एक ही टॉपिक से अलग अलग प्रश्न आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो आंतरिक कारक है। नेक्स्ट प्रश्न, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो माता पिता से संतानों को जो गुण प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि माता पिता में से एक अगर गोरे और एक काले हो तो बच्चों में जो है संभावना होती है कि बच्चा या तो काला होगा या तो फिर गोरा होगा। ठीक, अगर माता पिता में आँख जो है, आँखों की पुतली जो है अगर भूरे भूरे कलर की है तो ये भी चांसेस होते हैं कि बच्चों की आँखों की पुतली भी भूरे कलर का हो। तो इसी को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक, जो माता पिता के गुणों से बच्चों में जो गुण आते हैं उसको वंशानुक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होगी फ्रेंड? जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो। जब हमारी व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो तब हम समझेंगे कि हमारी अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अधिगम के मतलब होता है सीखना, यानी कि हम सीख चुके हैं। जब किसी चीज़ को हम सीख लेंगे तभी ना हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगी। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को। किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल को। लुईस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था फ्रेंड। ठीक है, वही चीज़ यहाँ देखिए घुमा के पूछा है कि अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल में ही इस लिपि का नाम छिपा हुआ है, लुई ब्रेल और ब्रेल लिपि। ठीक है, अगला प्रश्न है, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मोंटेसरी को। मारिया मोंटेसरी ने ही नर्सरी क्लास की पद्धति शुरू की थी। LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रोवेल। ठीक, फ्रोवेल जो है फ्रेंड फूलों से भी संबंधित है, फूलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो उसके फ्रोवेल होता है उसका आंसर। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है फ्रेंड्स, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे। याद रखिएगा कि जीन पियाजे ने ही अपनी थ्योरी में स्कीमा को भी बताया है, स्कीमा के बारे में भी बताया है कि स्कीमा क्या है, किसे कहते हैं। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो 2 पुत्रियों एवं पुत्र यानी खुद के बच्चे पर। जीन पियाजे ने अपने खुद के ही बच्चे पर जो है प्रयोग करके संज्ञानात्मक थ्योरी को दी थी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से लेकर जो है किशोरावस्था तक किन किन स्टेजों में बच्चे की जो है डेवलपमेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य हो वह है क्या है? सामान्य बुद्धि है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 25 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? जड़ बुद्धि। और जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है उसे सामान्य बुद्धि कहेंगे। ठीक, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मन है। अगला प्रश्न, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थारनडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थारनडाइक। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जिसमें जो है एक ट्रिक दिया है, एक ट्रिक बताया है मैंने बुद्धि के जो है तमाम बुद्धि के कारक को याद रखने की ट्रिक, कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तीन कारक सिद्धांत किसने दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया? तो स्पीयरमैन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, अपसारी चिंतन से। अभी हमने इस क्वेश्चन को भी ऊपर डिस्कस किया फ्रेंड, कि सृजनात्मकता जो है अपसारी चिंतन से रिलेटेड है। जहां भी सृजनात्मकता से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ऑप्शन में आपको अपसारी चिंतन अवश्य रहेगा, और जहां भी अपसारी चिंतन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर आपको ऑप्शन में सृजनात्मकता अवश्य मिलेगा और वही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो घर को ही बच्चों का प्रथम पाठशाला भी माना गया फ्रेंड। घर में ही बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है। ठीक, भाषा का विकास सबसे पहले बच्चे का घर में होता है, इसलिए भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? घर को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लिंग पक्षपात। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, लिंग पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है।
लिंग पक्षपात जो है डैश की ओर संकेत करता है। तो सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना जो है लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि मिले। आकलन के बाद जब विद्यार्थियों को और शिक्षक को प्रतिपुष्टि मिलेगी तो समझिए कि वो आकलन जो है उद्देश्यपूर्ण है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड कि अधिगम के संदर्भ में अच्छे मूल्यांकन का क्या मानदंड होना चाहिए। तो यह विश्वसनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हमने 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है बेल आइकन को भी नीचे दिए हुए इस बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो पर आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो की इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारी अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।